विश्वजीत और वो एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, संभोग क्रिया करते हैं। जैसे ही विश्वजीत उसके साथ में संभोग क्रिया कर रहा था कि अचानक से धीरे धीरे जो चादर उन लोगों ने ढक रखी थी, वो धीरे धीरे चादर उस लड़की के चेहरे से नीचे आती है। और जैसे ही विश्वजीत उस लड़की का चेहरा देखता है, नमस्कार दोस्तों। शराब का नशा एक ऐसा नशा होता है जहां पे इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और उसके चलते हुए वो कई बार ऐसी गलतियां कर देता है, ऐसी एंटिटियों से उसका सामना हो जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है विश्वजीत के साथ में, जहां पे शराब के नशे में उसने एक लड़की की एंटिटी के साथ में पूरी रात बिता दी, उसके साथ संभोग किया। लेकिन जब उसको पता चला कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है, उसके बाद में उसके साथ में क्या हुआ आगे चल के हम स्टोरी में जानेंगे। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं हमारे दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर। मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। आज की जो ये स्टोरी है ये हमारे साथ विश्वजीत ने शेयर की है। ये जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है वो विश्वजीत के खुद के साथ में ही हुआ है। बेसिकली विश्वजीत मुंबई के ही बाहरी इलाके, जो बस्ती का इलाका होता है, वहां का रहने वाला है। बहुत ही गरीब फैमिली उनकी है। उनके पिताजी एक ऑटो ड्राइवर हैं और वो ऑटो चला के ही अपने घर का जो खर्चा है वो चलाते हैं। विश्वजीत को वो कैसे न कैसे करके पढ़ा रहे हैं ऑटो चला के ही। लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा समय निकलता है उसके बाद में विश्वजीत के जो पिताजी हैं उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। एक दिन उनके गले में इतना जोर से दर्द होने लग जाता है, जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पे जो रिपोर्ट्स वगैरह करवाई जाती हैं उनमें पता चलता है कि विश्वजीत के पिताजी के गले का कैंसर है। उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट चलता है और जो डॉक्टर्स हैं वो उनको बोलते हैं कि इनका हर मंथ, हर महीने जो गले की सिकाई है वो इनकी होगी 6 से 7 दिन लगातार। हर महीने में इसकी गले की सिकाई होगी और उसके लिए करीबन 25 से 30 हजार रुपए पर मंथ इनके लिए चाहिए होंगे। अब वो ऑटो चलाना बंद कर देते हैं क्योंकि तबीयत खराब है, घर पे रहने लग जाते हैं। अब जो घर का खर्चा है वो चलना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि एकमात्र इंसान वो थे जो कमाने वाले उनके घर में, उनके पापा थे। अब वो भी घर पे रह गए तो उसके बाद में ना ही विश्वजीत अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाता है, कंटिन्यू कर पाता है। उसको अपनी स्टडी बीच में ड्रॉप करनी पड़ती है पैसों के चलते। और उसके पापा अब कमा नहीं रहे थे तो घर खर्चा चलाना ही मुश्किल हो रहा था। 1-2 महीने तक कैसे न कैसे करके उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, किसी से इधर उधर से पैसे वगैरह लिए जाते हैं, लेकिन अब कोई भी पैसे उनको दे नहीं रहा था। और वो जो ट्रीटमेंट है वो उनको कंटिन्यू करवाना था, हर महीने उनका ट्रीटमेंट चलना था। तो इसके चक्कर में अब विश्वजीत सोचता है कि अब मेरे को ऑटो चलाना पड़ेगा। वो प्लान करता है कि अब से मैं डेली ऑटो चलाऊंगा और पापा के लिए और घर खर्चे के लिए पैसे कमाना भी तो जरूरी है। तो वो उसी दिन से अपना ऑटो लेके निकलता है, जहां पे उसके पापा बस्ती से शहर की तरफ जाया करते थे, जहां पे ऑटो का स्टैंड होता है, जहां पे सभी ऑटो वाले होते हैं। तो वहां पे वो भी चला जाता है और वहां पे डेली रेगुलरली वो दिन में अपना ऑटो चलाता और जो भी खर्चा पानी, जो भी उसकी कमाई होती, वो उससे अपने घर की खर्चा चलाया करता था, घर का खर्चा चलाया करता था। लेकिन उसकी उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी जिससे वो अपने पापा का मंथली का जो ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो पूरा कर सके। इनको मंथली पापा की ट्रीटमेंट के लिए 25 से 30 हजार रुपए की जरूरत पड़ा करती थी, लेकिन ऑटो से इतनी कमाई हो नहीं पा रही थी। अब दिमाग में इसके भी टेंशन होने लग गई थी कि यार क्या किया जाए, पापा का ट्रीटमेंट करवाना भी जरूरी है। अगले मंथ की जो डेट है जब उनका ट्रीटमेंट होना है उसकी डेट भी नजदीक आ रही थी। उससे पहले पहले ही इसको पैसे का इंतजाम करना था, लेकिन जो ऑटो से कमाई है वो इतनी हो नहीं पा रही थी। ये घर पे बैठा था, बहुत ही ज्यादा टेंशन में ये बैठा था। फिर ये प्लान बनाता है कि कल से मैं एक काम करूंगा, दिन में तो मैं ऑटो चलाता ही हूँ, रात को भी मैं ऑटो चलाना शुरू करूंगा। इससे मेरी डबल कमाई होगी और शायद हो सकता है मेरा जो मंथली जो पापा की ट्रीटमेंट का पैसा है वो मैं बना लूं। तो वो ऐसा ही करता है, दिन में निकलता है, फिर से अपने ऑटो स्टैंड पे पूरे दिन ऑटो चलाता है। लेकिन आज शाम होते ही सभी ऑटो वाले अपने अपने घर पे चले जाते हैं, लेकिन वो वहीं पे रुकता है। वो किसी सवारी की वेट कर रहा था कि कोई सवारी आए, रात को भी आज वो ऑटो चलाएगा, कोई कमाई वो रात को कर ले। तो करीबन उसको 9, 9:30 बजे का टाइम हो जाता है उस ऑटो स्टैंड पे, लेकिन कोई भी सवारी उसके पास में नहीं आ रही थी। वो बहुत ही ज्यादा परेशान था, डिप्रेशन में था।
कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा, अगर कोई भी सवारी नहीं आई तो मैं कैसे पैसों का एडजस्टमेंट कर पाऊंगा पापा के ट्रीटमेंट के लिए। खैर वो वहां पे रुका रहा। करीबन 10 बजे के आसपास में उस स्टैंड पे एक बस आती है। उस बस से एक फैमिली उतरती है और वो फैमिली उतरकर सीधी विश्वजीत के पास में आती है और उनसे बोलती है कि भैया हमारा पास में एक गांव है, क्या आप वहां तक हमें छोड़ दोगे? तो विश्वजीत बोलता कि हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगा। कहाँ पे आपका गांव? तो उन्होंने जो गांव बताया वो वहां से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे था। तो विश्वजीत ने उनको किराया बता दिया, एक जायज सा किराया बताया। उन लोगों ने भी हाँ बोल दिया कि ठीक है भैया हम इतना पैसा आपको दे देंगे। तो वहां से उनको अपने ऑटो में बैठाता है और वो उनके गांव की तरफ जाने लगता है। जैसे वो उनके गांव की तरफ जाता है तो बीच में एक जंगल का मतलब एरिया आता है, एक सुनसान एरिया आता है, उसके बीच से उसको जाना था। तो वो उस जंगल के बीच से जा रहा था। करीबन जनवरी का मंथ चल रहा था। अब जनवरी मंथ में आपको पता है रात के टाइम पे कोहरा आ जाता है, ठंड बढ़ने लग जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती है। कैसे न कैसे करके वो 1-1.5 घंटे के आसपास यानी 11:30 बजे के आसपास में टाइम हो जाता है और वो उस गांव में पहुंच जाता है। उस गांव में पहुंचने के बाद में वो उनको उनके घर पे छोड़ता है और उनसे जो किराए के पैसे हैं करीबन 200 रुपए उनसे वो लेता है। जैसे वो 200 रुपए लेता है और वो दिमाग में सोचता है कि यार पापा के जो ट्रीटमेंट की डेट है वो नजदीक आ गई है, इन 200 रुपए से क्या होगा, मेरे को करीबन 25-30 हजार रुपए की जरूरत है, वो कैसे कर पाऊंगा? ऐसे 200-200 करके तो मैं पापा के लिए जो पैसे इकट्ठे करने हैं वो शायद मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा। वो इसी टेंशन में था। खैर वो वहां से निकलता है। जैसे वो निकलता है तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जो कोहरा था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इतनी ज्यादा भयंकर ठंडी ठंडी हवाएं लगने लग जाती है। जैसे वो उस गांव से निकलता है और उस गांव का जैसे एंड आता है वहीं पे एक शराब का ठेका था। तो वो शराब को ठेके को देख के वो सोचता है कि यार दिमाग में टेंशन बहुत ज्यादा है, 200 रुपए हैं तो आज मैं थोड़ा सा शराब वगैरह ले लेता हूँ, ठंड भी बहुत ज्यादा है, शायद थोड़ी सी अंदर गर्मी फील हो, नहीं तो शायद इस ठंड की वजह से मैं ही बीमार हो जाऊंगा। और उसके दिमाग में टेंशन भी बहुत ज्यादा थी। इस चक्कर में वो उस ठेके के पास में पहुंचता है। उस ठेके के पास में जाके देखता है कि ठेका बंद हो चुका है। अब करीबन रात के 11:30-12 बजे का टाइम हो चुका है। तो ठेका बंद हो जाता है, लेकिन ठेके के अंदर ही रात को भी सप्लाइयां चलती है। आप सभी को पता है गाँव में ऐसा ही होता है, ठेके के अंदर कोई ना कोई सोया रहता है जो रात को भी दे देता है अगर कोई आता है तो वो ऐसा ही जाता है उस ठेके के पास में जाता है और उसका जो शटर है दुकान का उसको वो खटखटाता है। अंदर से आवाज आती है कि हाँ कौन, क्या चाहिए? तो ये बोलता है कि भैया मेरे को 3 देसी के पौवे चाहिए। देसी के पौवे समझ रहे हो ना, देसी दारू आती है जो 60-70 रुपए का पौवा आता है। तो वो वहां से 3 देसी दारू के जो पौवे होते हैं, जो क्वार्टर होते हैं, वो वहां से वो ले लेता है और एक पौवा वो वहीं पे पी जाता है और 2 पौवे जो उसके पास में बचते हैं उनको वो दोनों को अपनी जेब में डाल लेता है और वहां से अपना ऑटो स्टार्ट करके जंगल की तरफ चलने लगता है। मतलब जंगल बीच में आता है ना, तो अपने गांव की तरफ जा रहा था तो बीच में जंगल आया है। तो वो रास्ते रास्ते से चल रहा था और ठंड उसको और भी ज्यादा लगने लग जाती है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ज्यादा चलने लग गई थी। उसको और ज्यादा ठंड लग रही थी। इस चक्कर में उसने एक पौवा अपनी जेब से और निकाला और उसको भी वो चलते ऑटो में पीने लग जाता है। उसको वो खत्म करता है और फेंक देता है और आगे बढ़ रहा था। करीबन उसने जंगल का आधा एरिया कंप्लीट कर लिया था। करीबन 12:15 बजे का आसपास टाइम हो गया था। अचानक जैसे ही वो जंगल में चल रहा था उसका ऑटो झटके देकर बंद हो जाता है। अब भाई थोड़ा तो वो नशे में था और वो देखता कि यार अचानक बंद कैसे हो गया। वो जो फ्यूल वाला मीटर होता है उसमें चेक करता है कि कहीं पेट्रोल वगैरह खत्म तो नहीं हो गया, लेकिन फ्यूल उसमें था, पेट्रोल उसमें था, पेट्रोल खत्म नहीं हुआ था। फिर वो नीचे उतरता है, नीचे उतर कर देखता कि यार ऐसे कैसे हो गया बंद, ऐसी क्या दिक्कत हो गई अचानक से। ठंड का मौसम था, बिल्कुल सुनसान एरिया था। अब शराब उसने पी जरूर रखी थी, नशे में जरूर था, लेकिन डर तो किसी भी इंसान को लगेगा यार, इतना सुनसान एरिया है, उसमें आप अकेले खड़े हो, कोहरा लगा हुआ है, रात का टाइम है। तो खैर उसको भी डर लग रहा था। वो बहुत सी कोशिश कर रहा था, कुछ छेड़ने वगैरह की कोशिश कर रहा था, कोई वायर वगैरह चेक कर रहा था, बार बार में स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, सलम मार रहा था, लेकिन ऑटो स्टार्ट हो नहीं पा रहा था। वो दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन ले लेता कि यार यहाँ पे पूरी रात कैसे बिताऊंगा। अब गाड़ी होती तो शायद वो इसके अंदर सो भी जाता, लेकिन ऑटो है, वो चारों तरफ से खुला हुआ है। तो ठंड में उसको टेंशन हो गई कि यार घर पे पहुंचना भी जरूरी है, यहाँ पे रात कैसे बिताऊंगा, जंगली एरिया है, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से जानवर होंगे। और जानवर के साथ साथ में उसके दिमाग में थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता नहीं कोई आत्मा वगैरह हो तो क्या होगा। फिर वो प्लान बनाता है कि मैं एक काम करता हूँ, ऑटो को थोड़ा साइड में लगा देता हूँ। उसको हाथ से वो ऑटो को साइड में करता है और वेट करता है कि कोई अगर कोई गाड़ी वगैरह, कोई बाइक वगैरह कोई भी आए तो मैं उससे लिफ्ट लेके शहर की तरफ जाऊंगा, वहां से कोई मैकेनिक वगैरह लेके
और उसको ऑटो के पास में लेके आऊंगा। वो वेट कर ही रहा था, लेकिन कोई भी वहां पे गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं आती है। काफी टाइम वो वहां पे वेट करता रहा। ठंड में वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन कोई भी गाड़ी वाला वहां पे नहीं आता है। वो अपने ऑटो में जाके बैठ जाता है कि अचानक उसको आगे जो कोहरा लगा हुआ था, उस कोहरे में से उसको कुछ आवाज आती है, जैसे कोई लकड़ी, ऐसे लकड़ी लेके चल रहा हो, जैसे लकड़ी की आवाज होती है ना, टक टक टक। इस टाइप से उसको आवाज आ रही थी कि जैसे कोहरे के अंदर से कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो ध्यान से देखता है कि कौन आ रहा है, किस चीज की आवाज आ रही है। उसको अंदर से डर भी लग रहा था कि अचानक उसको आवाज आती है कि बेटा विश्वजीत, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, क्या हो गया। वो ये सुन के हैरान हो जाता कि ऐसा कौन इंसान है जो मेरा नाम जानता है, मेरे को जानता है। खैर वो ध्यान से देखने की कोशिश करता है तो उस कोहरे के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकल के आता है और वो इसके पास में आता है और बोलता है, क्या हुआ विश्वजीत, क्यों परेशान हो और यहाँ पे क्यों खड़े हो। तो विश्वजीत बोलता है कि दादाजी मैं आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो और मेरे को कैसे जानते हो आप। तो बूढ़ा थोड़ा सा मुस्कुराता और बोलता है, रे मैं तो तेरे को ही नहीं, तेरे पिताजी को भी जानता हूँ, तेरे दादाजी को भी जानता हूँ। मैं तेरे दादाजी के साथ में रहता था, उनके साथ में पढ़ा करता था। खैर उनसे बहुत पहले मिला करता था। तेरे पिताजी भी मेरे को जानते हैं, लेकिन उनका देहांत होने के बाद में, तेरे दादाजी का देहांत होने के बाद में हमारा मिलना बंद हो गया। मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, मैं भी जा नहीं पाता हूँ। फिर विश्वजीत बोलता कि वो तो ठीक है दादाजी, लेकिन आप इतनी रात को इस जंगल में ठंड में क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि यहीं पे बाजू में जंगल की तरफ ही मेरा घर है और आगे बहुत सारी बस्तियां हैं जहां पे मैं रहता हूँ। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा सा घूम लूं। तो फिर विश्वजीत बोलता कि अच्छा हुआ दादाजी आप मेरे को मिल गए। मेरा ऑटो अचानक से पता नहीं कैसे खराब हो गया है, कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं आ रही है, मैं लिफ्ट लेके किसी मैकेनिक के पास में जाऊं। तो वो बोलते हैं, वो दादाजी जो बूढ़े आदमी थे वो बोलते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ चल मेरी बस्ती की तरफ, वहां पे एक मैकेनिक रहता है, उसको तू तेरे साथ में लेके वापस आ जाना, चल तू मेरे साथ में चल। तो विश्वजीत बोलता है कि ठीक है चलो, कहाँ पे आपकी बस्ती। तो बूढ़े आदमी आगे आगे जंगल के बीच से होके आगे आगे चलने लग जाता है और विश्वजीत उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। लेकिन विश्वजीत नोटिस करता है कि जो दादाजी इतनी देर तक बोल रहे थे वो अब चुपचाप आगे आगे चल रहे हैं, कुछ भी उससे नहीं बोल रहे हैं। विश्वजीत उसके पीछे पीछे चल रहा था कि अचानक थोड़ी सी चांद की रोशनी होती है, जो कोहरा था वो थोड़ा सा अब कम होता है। तो विश्वजीत की नजर पड़ती है उस दादाजी के पैरों की तरफ। वो पैर उस दादाजी के उल्टे थे। विश्वजीत ये देख के अंदर से इतना ज्यादा घबरा जाता है, इतना ज्यादा डर जाता है, उसकी वहीं पे हवा निकल जाती है। वो समझ आता है कि ये कोई इंसान नहीं है। विश्वजीत घबराते घबराते बोलता है कि दादाजी मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मैं वापस जाता हूं। तो दादाजी चुपचाप वहां पे रुक जाते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी वहीं पे रुक जाता है और वो जैसे ही पीछे घूमता है तो विश्वजीत देखता है कि वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं, उसका जो चेहरा है इतना भयानक हो जाता है, उसके दांत लंबे लंबे, उसके बाल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, उसकी आंखें ऐसी डरावनी हो जाती हैं और वो जोर जोर से हंसता है कि क्यों मैकेनिक नहीं चाहिए क्या तेरे को, आजा मैं तेरे को मैकेनिक के पास में लेके चलता हूँ। और जोर जोर से हंसने लग जाता है। विश्वजीत की तो भाई साहब हवा टाइट हो जाती है और विश्वजीत वहां से इतनी जोर से दौड़ लगाता है, उसको कुछ भी नहीं पता था कि वो कहां पे जा रहा है। जंगलों के बीच से वो दौड़ता हुआ भागता जा रहा है। अचानक उसको आगे एक झोपड़ी नजर आती है। उस झोपड़ी में कुछ रोशनी सी हो रही थी। वो बिना कुछ सोचे सीधा उस झोपड़ी के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो उस झोपड़ी के अंदर जाता है तो वहां पे उस झोपड़ी के अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो लड़की उससे बोलती कि अरे कौन हो आप और ऐसे कैसे आ गई। तो विश्वजीत बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और वो उस लड़की को बोलता है कि देखिए मेरी मदद कीजिए, मेरा ऑटो खराब हो गया है और पता नहीं एक बूढ़ा सा आदमी मेरे पास में आया और मेरे को बोला कि मेरे पास में मैकेनिक है और वो मेरे को अपने साथ में ले जा रहा था और उसका रूप इतना भयानक हो गया, उसके पैर उल्टे थे, पता नहीं वो आदमी था, इंसान था या कोई आत्मा थी। तो वो लड़की बोलते कि ठीक है आप घबराइए मत, आप आराम से बैठिए और इस जंगल में ऐसी चीजें होती रहती हैं रात को, ये सुनसान एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं वगैरह रहती हैं, लेकिन आप घबराइए मत, आप आराम से बैठिए, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो लड़की उसको कैसे न कैसे करके विश्वजीत को शांत करती है, विश्वजीत को पानी पिलाती है। फिर विश्वजीत उससे बोलता है कि अच्छा एक बात बताइए, आप इतनी जंगल में यहाँ पे आपकी जो झोपड़ी बन रखी है, आप यहाँ पे अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता। तो वो लड़की बोलती कि नहीं, हम वर्षों से यहीं पे रहते हैं, मेरे माता पिता और मैं
तीनों जने हम यहीं पे रहते हैं, यहाँ पे हमारे साथ में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ये एरिया हमारे लिए सही है। और वैसे भी आपने सुना होगा जहाँ पे आग और पानी होता है वहां पे आत्माएं नहीं आती हैं। तो हम यहाँ पे अपना घर बना के काफी सालों से रह रहे हैं, हमारे पास में ऐसी कोई भी आत्माएं नहीं आती है। और आप भी निश्चित रहिए, आप आज रात यहीं पे आराम कीजिए और कल सुबह आप अपना ऑटो किसी से ठीक करवा लेना या किसी से लिफ्ट लेके यहाँ से चले जाना। तो विश्वजीत बोलता कि हाँ हाँ यही सही रहेगा, आज रात यहीं पे बिता लूं। लेकिन आपके माता पिता कहाँ पे हैं? तो वो लड़की बोलती है कि हमारे रिलेटिव में, हमारे रिश्तेदारी में कोई आज प्रोग्राम है, तो मेरे माता पिता वहां पे गए हुए हैं, वो कल दिन में आएंगे। आज मेरे घर पे कोई नहीं है, आज मैं अकेली हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मेरे को कोई एतराज नहीं है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो विश्वजीत बोलता है कि ठीक है मैं रुक जाता हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि देखो हमारे पास में इतनी फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन एक खटिया है, उस खटिया पे मैं सोती हूँ, आप सोना चाहो तो उस खटिया पे सो सकते हो। तो विश्वजीत बोलता है कि नहीं नहीं मैं नीचे सो जाऊंगा, आप खटिया के ऊपर सो जाओ। तो लड़की बोलती है कि ठीक है। तो लड़की एक गद्दा नीचे बिछा देती है, उस पर विश्वजीत चुपचाप अपना करवट इधर लेके सो जाता है। उसके दिमाग में वही सब चीजें चल रही थी कि वो बूढ़ा इंसान कौन था और उसको वो कहाँ ले जा रहा था, उसके साथ में वो क्या करता, यही सब चीजें चल रही थी। वो लड़की अपनी खटिया पे जाके सो जाती है। थोड़ी देर तक वो ऐसे सोचता रहा, विश्वजीत उसके दिमाग में चल रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। जैसे वो करवट लेता है और करवट लेके वो उस खटिया की तरफ देखता है जहां पे वो लड़की सोई हुई थी। वो लड़की उसकी तरफ करवट लेके सोई हुई थी, यानी उसका दूसरी साइड में चेहरा था। तो वो उसकी तरफ देखता है। जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो उस लड़की ने अभी तक जो कपड़े पहन रखे थे, अभी उस लड़की के शरीर पे अंडरगारमेंट्स को छोड़ के कोई भी कपड़ा नहीं था। उसके सिर्फ जो टू पीस बिकनी होती है उस टाइप से उसने अपनी बरा और जो नीचे पैंटी होती है वो पहन के वो अपनी खटिया पे सोई हुई थी। विश्वजीत ये देख के हैरान हो जाता कि ऐसे कैसे, ये अपने कपड़े निकाल के क्यों सो रही है और इतनी सर्दी के अंदर। वो कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन वो उसका शरीर देखता है तो अब एक इंसान, एक आदमी तो आदमी है, मर्द तो मर्द है, उसका शरीर उसको बहुत ही आकर्षित कर रहा था, उसका बहुत ही सुंदर शरीर उसको लग रहा था। उसके अंदर भी, उसके दिमाग में भी बहुत सी कुछ चीजें चलने लग गई थी, बहुत से ऐसे ख्याल चलने लग गए थे जैसे वो उस लड़के के साथ में कुछ करना चाहता है। वो सारी चीजें वो भूल गया था कि अभी अभी उसके साथ में क्या हुआ है, कोई बूढ़े आदमी, कोई आत्मा से उसका सामना हुआ है। वो उसका शरीर देख के सारी चीजें अपने दिमाग से भूल जाता है और जो उसके पौवा जेब में था, जो एक बचा हुआ था शराब का, वो उसको निकालता है और वो उसको पी जाता है। पीने के बाद में वो फिर से नशे में हो जाता है और नशे में आदमी की बुद्धि, आदमी का दिमाग, सोचने समझने की शक्ति सब खत्म हो जाती है। और वो सोचता है कि शायद ये लड़की भी जो मैं चाहता हूं इसके साथ में करना, ये भी शायद मेरे साथ में वही करना चाहती है, तभी तो इतनी ठंड में ये अपने सारे कपड़े निकाल रखी है। शराब के नशे में उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है, क्योंकि शराब के नशे में आप भी रिलेट करोगे इस चीज को। अगर कोई शराब पीता है, शराब पीने के बाद में आपका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है, आपको हर चीज सही लगती है, आप जैसा सोचते हो आपको वही चीज सही लगती है। ऐसा ही विश्वजीत को लग रहा था कि ये लड़की भी शायद वही चीज चाहती है जो मैं इसके साथ में करना चाहता हूँ। खैर वो वहां से अपनी जगह से खड़ा होता है और जो उस लड़की की कमर थी, वो उस कमर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसके कमर पे अपना हाथ फेरने लग जाता है। वो लड़की भी थोड़ी सी हिलती है, लेकिन उसको वो कुछ नहीं बोलती है। तो विश्वजीत सोचता है कि हाँ, अगर कोई लड़की को मैं हाथ लगाता तो अगर वो कुछ नहीं करना चाहती तो शायद वो खड़ी होके मेरे को थप्पड़ मार सकती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मेरे को बोल रही है, शायद ये भी यही चाहती है कि मैं इसके साथ में कुछ करूं। खैर वो अपनी जगह से खड़ा होता है और उस लड़की के पास में उसकी खटिया पे जाके लेट जाता है। इतनी देर में वो लड़की अपनी जो खटिया पे एक चादर रखी थी, उस चादर को वो एक दूसरे के ऊपर ढक लेती है विश्वजीत, और अपने ऊपर ढक लेती है। और उसके बाद में विश्वजीत और वो एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, संभोग क्रिया करते हैं। जैसे ही विश्वजीत उसके साथ में संभोग क्रिया कर रहा था कि अचानक से धीरे धीरे जो वो चादर उन लोगों ने ढक रखी थी, वो धीरे धीरे चादर उस लड़की के चेहरे से नीचे आती है। और जैसे ही विश्वजीत उस लड़की का चेहरा देखता है, उस लड़की के चेहरे में उसे इतना भयानक रूप दिखाई देता है। उस लड़की के, जो अभी तक इतनी सुंदर लड़की दिख रही थी, उसका चेहरा इतना काला हो जाता है, इतना कटा फटा चेहरा हो जाता है, इतने लंबे लंबे दांत हो जाते हैं और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। विश्वजीत ने जब यह मंजर देखा तो विश्वजीत वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। जैसे दूसरे दिन की सुबह होती है, उजाला होता है
और विश्वजीत की आंखें खुलती हैं तो विश्वजीत देखता है कि वो एक शमशान घाट के अंदर पड़ा हुआ है और बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। वो अपने इधर उधर चारों तरफ देखता है, वहां पे उसको शमशान घाट दिखाई देता है और उसके जो कपड़े हैं वो उसको एक पेड़ में लटके हुए दिखाई देते हैं। वो तुरंत सोचता है कि वो लड़की कहाँ पे गई, कौन थी वो लड़की जिसके साथ मैंने रात बिताई है। वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। जो उसके साथ में रात में जो मंजर हुआ है उसके अंदर इतना डर घुस गया था कि वो फटाफट वहां से खड़ा होता है, अपने कपड़े उस पेड़ से उतारता है और वो रोड की तरफ भागता है। रोड की तरफ भागते भागते वो अपने ऑटो के पास में पहुंचता है और जैसे ही वो ऑटो में बैठता है और ऑटो को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, उसका ऑटो पहले ट्राई में स्टार्ट हो जाता है। खैर वो वहां से डरता डरता अपने घर की तरफ भागता है। जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचता है वो चैन की सांस लेता है। उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि बेटा रात भर कहाँ पे था। उसके घर वाले उसकी हालत देख के कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा इसके साथ में क्या हो गया, लेकिन वो घर वालों को कुछ भी नहीं बताता है। वो सिर्फ इतना बताता है कि मेरा ऑटो खराब हो गया था, इस वजह से मैं घर पे नहीं आ पाया। लेकिन जो ये मंजर उसने देखा उसके दिमाग में बस यही चीजें चल रही थी कि वो बूढ़ा आदमी कौन था और वो लड़की कौन थी जिसके साथ उसने रात बिताई है, और अचानक उसका रूप इतना भयानक कैसे हो गया और वो अचानक से कहाँ गायब हो गई, कहाँ उसकी झोपड़ी गायब हो गई। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद से आज तक वो उस रास्ते से कभी भी नहीं गया। खैर उसके बाद में थोड़े दिन बाद में ही एक दुख की खबर आती है कि विश्वजीत के जो पिताजी हैं उनका देहांत हो जाता है उसी कैंसर के चलते हुए, और विश्वजीत भी थोड़े दिनों बाद में ही अपना ऑटो बेच देता है और अपने घर में ही एक छोटी सी किराना की दुकान कर लेता है, जैसे चाय चीनी वगैरह की। उसके बाद ऑटो तो उसने बेच दिया था, लेकिन वो वैसे भी कभी भी उस रास्ते की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, कभी उधर से कभी भी नहीं गया वो। तो ये थी विश्वजीत की स्टोरी, जिसको आज तक भी ये चीज समझ में नहीं आई कि आखिरकार वो लड़की कौन थी। अगर आपके साथ में भी कभी ऐसा हो, कोई सुनसान रास्ते से आप जा रहे हो, अगर ऐसा इंसिडेंट आपके साथ में होता है, कोई ऐसा अनजान आदमी आपको मिलता है, अनजान बूढ़ा मिलता है, अनजान लड़की मिलती है ऐसी सुनसान एरिया पे जहां पे कोई भी घर नहीं है, तो कभी भी उससे मदद मांगने की कोशिश ना करें, क्योंकि पता नहीं कौन एंटिटी किस रूप में आपके सामने आ जाए। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा, और अगर स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर ऐसी स्टोरी आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फायदा ये होगा जब भी मैं कोई नई स्टोरी या कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और अगर आपके पास में कोई रियल इंसिडेंट या कोई मजेदार स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारे दी गई ईमेल आईडी pankaj32549@gmail.com पर मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में और आप सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली इससे भी ज्यादा कोई मजेदार स्टोरी में। धन्यवाद।